नमस्कार, फर्स्ट इंडिया की इस बेहद खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। खबर चाहे नीति की हो या फिर राजनीति की, शासन से जुड़ी हो या प्रशासन से, सदन से सचिवालय तक की हर वो खबर जो निकली तो सियासी सरकारी गलियारों से है, लेकिन उस खबर का आपसी भी सरोकार है। तो आइए शुरू करते हैं दिन भर की सियासी और ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी खबरों का विश्लेषण और शुरू करते हैं पॉलीक्रेसी डीएनए। तो पॉलीक्रेसी डीएनए का आगाज करते हैं आज दिन की सबसे बड़ी सियासी हलचल के साथ, जो कि है आम बजट। जी हां, मोदी सरकार ने आज अंतरिम बजट पेश कर दिया है। इसे बजट की बजाय बचत कहना ज्यादा सटीक होगा, क्योंकि बजट, चुनाव और तोहफा, इन तीनों का संगम किया गया है। चुनावी साल में पेश किए गए इस बजट में मिडिल क्लास, किसान समेत सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है और इनमें सबसे बड़ी घोषणा टैक्स स्लैब में बदलाव की है, जो 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। और टैक्स को लेकर और क्या कुछ बड़ी सौगात मोदी सरकार ने दी है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो 5 लाख तक आय वालों के लिए नो टैक्स। जी हाँ, ये बहुत बड़ी सौगात फिलहाल है। टैक्स में क्या कुछ राहत दी गई है वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा टैक्स पेयर को सालाना 12,500 रुपए की बचत इससे होगी और इससे महिलाएं जो है वो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि फिलहाल उन्हें ये सवाल बहुत ज्यादा होता था। 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करने पर 6,50,000 तक का नो टैक्स, ये भी बहुत बड़ी राहत है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा भी 40,000 से बढ़कर अब 50,000 रुपए कर दी गई है। 2,40,000 तक का किराया मिलने पर नो टीडीएस। जी हाँ, अब इसमें टीडीएस नहीं लगेगा अगर इतना यहाँ पर आंकड़ा रहा। कैपिटल गेन्स के तहत निवेश की लिमिट 1 घर से बढ़ाकर 2 घर कर दी गई है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। कैपिटल गेन्स के तहत जीवन में एक बार ही आपको ये छूट मिलने वाली है, लेकिन ये छूट भी बहुत बड़ी है। 2 करोड़ रुपए तक किया जा सकेगा ऐसा निवेश। ये अपने आप में बहुत बड़ी सौगात है आम वर्ग के लिए। 31 मार्च 2020 तक घर बुक करवाने पर इनकम टैक्स में आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा और क्या कुछ बड़ी सौगातें हैं? बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस में आपको छूट मिलेगी। इस ब्याज पर आपको छूट मिलने वाली है। ब्याज पर टीडीएस में 10,000 से बढ़कर अब 40,000 रुपए की आपको छूट मिलेगी, यानी कि सीधा 30,000 रुपए का आंकड़े में बढ़ोतरी। 3 करोड़ मिडिल क्लास टैक्स पेयर, स्मॉल ट्रेडर्स, पेंशनर्स, उनको सीधा फायदा। सीनियर सिटीजन को भी सरकार पर अब 18,500 करोड़ रुपए का भार जरूर यहां पर पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब इसकी वसूली किस तरीके से होगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगले 2 साल में तुरंत आईटीआर का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। इसके अलावा टैक्स के अलावा कौन कौन सी राहत है? अब किसी टैक्स अफसर की इसमें भूमिका तो नहीं रहेगी, यानी कि प्रोसेस जो है वो बहुत स्मूथली हो जाएगा। स्क्रूटनी के लिए भी आपको दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। इससे बड़ी राहत और क्या होगी? तो वहीं टैक्स अफसर और पेयर का आपस में पता नहीं लग पाएगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता था। और 24 घंटे में सभी इनकम टैक्स रिटर्न में प्रोसेस होना जो है वो शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस भी स्मूथली हो गया है। इनकम टैक्स रिटर्न के तुरंत यहां पर रिफंड दे दिए जाएंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। यानी कि बहुत कुछ टैक्स से रिलेटेड और टैक्स के अलावा भी, इनकम टैक्स के अलावा भी क्या कुछ राहत दी है वो भी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया है। लेकिन आपको बता दें कि मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत देते हुए यहाँ पर बजट में क्या कुछ खास है वो भी हम आपको जानकारी देंगे। बता दें कि मध्यम वर्ग को क्या कुछ खास है। चुनावी साल है, लाजमी है, किसान इन दिनों सियासत का केंद्र बिंदु है। आम वर्ग की भी हम बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, लेकिन आज मोदी सरकार के बजट में इसकी झलक भी साफ दिखाई दी। संसद में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपना पिटारा खोला तो किसानों के लिए छप्परपाट सौगातें बाहर आई। अब ये किसानों के लिए सौगातें क्या थी, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी दिखाते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब क्या कुछ खास किसानों को मिलने वाला है। किसानों के लिए बजट में क्या क्या है? 6,000 रुपए नकद किसानों को इस योजना के तहत सालाना मिलेंगे, ये बहुत बड़ी राहत। 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को भी राहत है। इसके अलावा 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में ये राशि आपको मिलेगी अगर आप किसान हैं। वहीं केंद्र सरकार इस योजना का पूरा खर्च उठाती हुई नजर आएगी, यानी कि राज्यों पर ज्यादा भार नहीं होगा। करीब 12 करोड़ किसानों को इसका सीधा फायदा पहुंचने वाला है। तो किसानों को बहुत बड़ी राहत। 1 दिसंबर 2018 से ही ये योजना लागू हो गई है। इस योजना के तहत आपको बहुत राहत मिलने वाली है अगर आप किसान हैं, और किसानों की एक लिस्ट बनकर जल्द ही
2000 की पहली किस्त जो है वो भी आ जाएगी, जैसे हमने आपको बताया कि किस्तों में आपको ये पैसे मिलेंगे। और बजट में क्या कुछ खास है वो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 75,000 करोड़ रुपए योजना की अनुमानित फिलहाल अभी खर्च राशि बताई जा रही है। किसानों के लिए क्या कुछ खास है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। पशुपालकों और मछली पालकों को भी ब्याज सब्सिडी मिलेगी, तो ये भी बहुत बड़ी राहत है। किसान क्रेडिट कार्ड से लोन पर 2% की ब्याज सब्सिडी भी यहां पर देने की बात सामने आई। मछली पालन के लिए मत्स्य पालन विभाग बनाने का फैसला किया गया है, यानी कि ये प्रोसेस भी बहुत ज्यादा अब स्मूथ हो जाएगा। इससे जानकारी आप ले पाएंगे। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को ब्याज में 2% की छूट मिलेगी, क्योंकि इसे लेकर भी किसान बहुत परेशान रहते हैं। समय पर कर्ज लौटाने पर ब्याज में 3% की अतिरिक्त छूट मिलेगी और हो सकता है कि अब समय पर कर्ज चुकाने के लिए किसान बहुत ज्यादा अग्रसर होंगे और किसानों को ब्याज में 5% की छूट भी अब मिल सकती है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का ये ऐलान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बहुत कुछ किसानों को राहत है। गायों के लिए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू अब आयोग जो है वो करवाता नजर आएगा, यानी कि कल्याणकारी स्कीमों के लिए भी अब ये आयोग जो है वो काम करेगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज दिन भर की यही बड़ी खबर थी। लेकिन डिटेल में फर्स्ट इंडिया आपको बता रहा है कि क्या कुछ खास सौगातें जो है इस बजट में दी गई है। मिडिल क्लास को क्या कुछ दिया गया है इनकम टैक्स स्लैब में, वो हमने आपको बताया। किसानों के लिए क्या कुछ खास है वो भी हमने आपको बताया। तो कामगारों के लिए भी मोदी सरकार ने कई खास ऐलान किए हैं, वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें, इसके तहत अब 21,000 की सैलरी वालों को 7,000 का बोनस मिलेगा। वहीं गैर संघीय क्षेत्र के कामगारों को पेंशन का फैसला भी काफी अहम रहेगा। इन ऐलानों से कामगार वर्ग काफी खुश है। और क्या कुछ खास घोषणाएं हैं इस वर्ग के लिए, चलिए आपको ये भी ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल कामगारों के लिए बजट में क्या कुछ खास है। 21,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी वाले लोगों को बोनस मिलेगा। इससे बड़ी राहत तो क्या कुछ होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की है। ऐसे कर्मचारियों को 7,000 रुपए का बोनस जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा, यानी कि अब से कर्मचारियों की ग्रेच्युटी लिमिट जो है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई, यानी कि दुगनी यहां पर कर दी गई है। इसके अलावा घर खरीदने वालों को जीएसटी के जरिए और ज्यादा राहत सरकार देती हुई नजर आएगी। तो ये भी बहुत बड़ा फायदा, ये भी बहुत बड़ी राहत। 4 से 14% नई पेंशन स्कीम में सरकार का योगदान जो है अब रहने वाला है। ये आंकड़ा भी बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना की घोषणा भी की गई है। इस घोषणा के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत क्या कुछ खास होगा। गैर संघीय क्षेत्र के श्रमिकों को 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, तो ये भी बहुत बड़ी राहत। 15,000 रुपए तक की मासिक आय वाले कामगारों को पेंशन मिलेगी। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको पूरी डिटेल बता रहे हैं। 60 साल की उम्र के बाद हर महीने का पेंशन मिलता हुआ यहां पर अब नजर आएगा, यानी कि 29 साल की उम्र तक शामिल होने वाले कामगार को 100 रुपए प्रति महीने बस जमा करने होंगे। ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको आगे कितना फायदा होगा ये जरा देखिए, कितनी आगे राहत होगी। 18 साल की उम्र में शामिल होने वाले कामगार को 55 रुपए प्रति महीने जमा करवाने होंगे। तो ये इस योजना में जो टर्म एंड कंडीशंस है, देश में 10 करोड़ कामगारों को इससे काफी फायदा होगा। अपनी सेविंग कीजिए, उसे दुगना आप लाभ पाइए, ये राहत यहां पर होगी। हर कामगार के लिए न्यूनतम पेंशन जो है वो 1,000 रुपए यहां पर रखी गई है। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कामगारों के लिए बजट में क्या कुछ खास है। कामगार की मौत होने पर ईपीएफओ की ओर से राशि जो है वो बढ़ जाएगी। कितनी राशि मिलेगी वो भी हम आपको जानकारी देंगे। परिजनों को दी जाने वाली राशि जो है वो 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। तो यानी कि इस राशि में भी ईपीएफओ द्वारा बढ़ोतरी कर दी गई है। तो ये बेहद खास जानकारी फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है कि मिडिल क्लास को क्या कुछ खास जानकारी हमने आपको पहुंचाई, क्या कुछ खास आज सौगातें मिली है। इसके अलावा किसानों को क्या कुछ खास मिला, टैक्स स्लैब में क्या कुछ खास और कामगारों को क्या कुछ खास मिला। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आज बजट का पिटारा जो है वो खुलता हुआ नजर आया। हालांकि कांग्रेस इस पर पलटवार करती हुई नजर आई। चलिए और भी तमाम ऐसी खबरें हैं उसका विश्लेषण कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देखा जाए तो एक और बहुत बड़ा दाव भी खेला है। अब वो दाव क्या है? दरअसल वित्त विभाग की पुरानी परंपराओं को तोड़कर उन्होंने ये दाव खेला है। ब्यूरोक्रेसी की आदत हमेशा से ही वैसे तो टांग अड़ाने की रही है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक क्लियर विजन जो है अपनाया। आम आदमी, किसान और मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी रियायतें यहां पर दी है। इस दृष्टि से मोदी का बजट तो है 2019 के लिए एक गेम चेंजर जो है वो साबित हो सकता है। मोदी सरकार के गिरते ग्राफ को रोकने के लिए वाकई में गेम चेंजर होगा।
पूरे देश में बजट पर जबरदस्त पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिल रही है और इसे अंदाजा लगाया जा रहा है। मोदी के इस मूव से विपक्षी दलों में सन्नाटा है। कोशिशें बहुत की गई पलटवार करने की, आरोप लगाने की, लेकिन वैसे सच्चाई यही है कि विपक्षियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत में एक समानता जो है वो खास देखने को मिली। आपको कल भी हमने आपको जानकारी दी थी कि राजस्थान प्रदेश में अशोक गहलोत ने कल क्या मास्टर स्ट्रोक खेला था। इसके अलावा आज बजट में क्या मास्टर स्ट्रोक मोदी ने खेला है। बेरोजगारी भत्ता 3,500 रुपए किए जाने का मास्टर स्ट्रोक अशोक गहलोत ने खेला और आज उधर दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने एक नया मास्टर स्ट्रोक खेला और आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। छोटे किसानों के खाते में सीधे अब 6,000 रुपए सालाना जाएंगे। बहुत बड़ी राहत किसानों के लिए। 12 करोड़ रुपए किसान परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अब राजस्थान में लोगों को गहलोत के अगले मूव का इंतजार रहेगा। गहलोत द्वारा फिर किसी बड़ी लोकप्रिय घोषणा किए जाने का इंतजार रहेगा। जाहिर सी बात है, जब इस तरीके की घोषणाएं होती है, जब इस तरीके की योजनाएं आम जनता के लिए खोली जाती है, तो उम्मीदें अपने मुखिया से और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अगला मूव क्या होगा, अगली योजना क्या होगी, क्या फायदा होगा, इसे लेकर अब हर कोई टकटकी लगाकर बैठा है। वैसे आपको बता दें कि बजट घोषणाओं का राजस्थान पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कई सवाल इसे लेकर खड़े हो रहे हैं, क्या वाकई में इसका असर होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। राजनीतिक दल जो है इसे लेकर मंथन में जुट गए हैं। सत्ताधारी दल की कोशिश तो ये है कि आखिर इस बजट में, इस लोक लुभावनी घोषणाओं में कैसे कमियां ढूंढी जाए, जिससे लोकसभा चुनावों में ना तो भाजपा को इसका लाभ मिले, क्योंकि काफी पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिल रही है। विपक्षी दल का प्रयास है कि मोदी की छवि को यहां पर जैसे पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान थी, वो यहां पर ना बरकरार रहे। यानी मोदी की छवि पर फतह यहां पर करने की कोशिश की जा रही है, उसको गढ़ को फतह करने की विपक्षियां कोशिश कर रहे हैं और मंथन अब इस बात को लेकर है कि आखिर इसमें से क्या कमी जो है वो निकाली जाए। वैसे देखा जाए तो लोकसभा चुनाव जो है और बजट जो है, आखिर इसमें सामंजस्य क्या है, ये समझना जरूरी होगा। हालांकि मोदी सरकार ये कह रही है कि ये चुनावी भाषण नहीं है, ये चुनावी घोषणा पत्र नहीं था, ये चुनावी बजट नहीं था, लेकिन आपको बताते हैं कि राजस्थान की सियासत पर इसका कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा और इसका ध्यान भी रखा गया है। दरअसल यहाँ पर मध्यम वर्ग जो है वो भाजपाई मानसिकता का रहा है। इनकम टैक्स छूट का यहाँ पर काफी सियासी लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। ऐसे में बीजेपी से जो छिटका वोट था वो उन्हें एक बार फिर से मिलने की उम्मीद है। चाहे आप नोटबंदी ले ले या फिर जीएसटी लागू करने की बात ले ले, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो वोट बैंक थे, जो मध्यम वर्ग से जुड़े थे, वो काफी छिटक गए थे और उन्होंने कांग्रेस का रुख किया था और यही फायदा कांग्रेस को इस बार विधानसभा चुनावों में मिला। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। एक बार फिर से जो उनका मूवमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर होता हुआ नजर आएगा और यही सियासत यहां पर दिखती हुई नजर आ रही है और यही इंपैक्ट सबसे बड़ा राजस्थान में होता हुआ नजर आएगा। वैसे आपको यह भी जानकारी दे दें कि जब आज बजट पास हुआ तो क्या रिकॉर्ड बना। दरअसल ऐसा पहली बार हुआ कि बीजेपी कोषाध्यक्ष रहने वाले नेता ने बजट पेश किया। जी हां, पीयूष गोयल का ही हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अरुण जेटली की तबीयत खराब है, न्यूयॉर्क में वो अपना इलाज कराने के लिए गए हैं। ऐसे में अतिरिक्त कार्यभार जो है वो पीयूष गोयल को संभाला गया था और उन्होंने ही बजट पेश किया था। तो बीजेपी के कोषाध्यक्ष वे रह चुके हैं। गोयल ही पार्टी का कोष जो है वो संभालते रहे हैं और संगठन का वित्तीय मैनेजमेंट उनके ही तो जिम्मे रहा है। आपको ये खास जानकारी भी दे दे कि पीयूष गोयल जो कि उनके पिता वेद प्रकाश, वो भी कोषाध्यक्ष रह चुके हैं और कोष अभी पीयूष गोयल ही संभालते हैं। तो वाकई में देखा जाए तो कोष संभालते हुए उन्होंने अतिरिक्त कार्यभार यहां पर लिया और बजट पेश किया, तो वाकई में इसे रिकॉर्ड माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर अब मिशन 25 में कांग्रेस जुट गई है। आपको ये जानकारी दे दें कि कल दिल्ली में 15 जीआरजी पर तैयारियों को लेकर एक खास बैठक होने वाली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट और उप मुख्यमंत्री पायलट और वहीं अविनाश पांडे यानी कि प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के, ये मौजूद रहेंगे इस बैठक में। तो अपने आप ये बैठक बेहद खास। कांग्रेस के पास कई सीटों पर जिताऊ प्रत्याशियों का टोटा है। करीब 5 विधायकों को यहां लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है, इसे लेकर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। नरेंद्र बुढ़ानिया को चूरू से, ये जानकारी हमें मिल रही है, फर्स्ट इंडिया आपको एक खास जानकारी दे रहा है। आपको बता दें कि खिलाड़ी लाल बैरवा को करौली धौलपुर से उतारा जा सकता है, वहीं मंत्री हरीश चौधरी को बाड़मेर जैसलमेर से उतारा जा सकता है। इसके अलावा अलवर से भंवर जितेंद्र सिंह को, जी हां, सीकर से सुभाष महरिया को और टोंक सवाई माधोपुर से वैभव गहलोत या फिर नमो नारायण मीणा में से किसी एक को उतारा जा सकता है। वहीं झुंझुनू की बात करें तो यहां पर राजबाला ओला का नाम सामने आया है।
भरतपुर से रतन सिंह को मौका मिल सकता है। अपनी अपनी तैयारियां हर कोई कर रहा है, दावेदारी जता रहा है, लेकिन फिलहाल ये नाम जिन्हें मौका मिल सकता है। हालांकि विधायक का चुनाव हारे हुए को टिकट नहीं मिलेगा, इसे लेकर साफ कवायद सामने आ चुकी है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आगे किसको टिकट मिलेगा, अपवाद स्वरूप केवल मानवेंद्र सिंह को मौका मिल सकता है और उन्होंने अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन फिलहाल जब कल बैठक होगी उसके बाद फाइनल होगा आखिर किसको कहां पर भेजना है, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। चलिए राहुल गांधी की बात करते हैं। इस बैठक के बाद उनके देव दर्शन भी देखने को मिलेंगे। जी हां, राहुल गांधी और देव दर्शन। लोकसभा चुनावों में ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। गुजरात चुनावों में शायद आपको ये तस्वीर देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से लोकसभा चुनावों से पहले ये तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, वो भी राजस्थान में। राजस्थान में देवरों पर ढोक लगाते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। प्रचार के साथ साथ देव दर्शन भी करेंगे। काफी फायदा उनको मिला था और अभी जो उनकी एक इमेज बन गई है, शायद इसके साथ उनकी इमेज जो है वो और ज्यादा बेहतर होगी। इस बारे में प्रदेश कांग्रेस जो है वो सूची बना रही है। लोक देवताओं के महत्व के अनुसार ये रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या वाकई में मंदिर की जो राजनीति है वो कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में फायदा दिलाएगी? उत्साह तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो नई स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई जा रही है। हालांकि ये पहले भी काम की थी, लेकिन क्या इस बार भी वो काम करती हुई नजर आएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इसके साथ और क्या कुछ नए प्रयोग यहाँ पर राहुल गांधी और उनकी टीम करती हुई नजर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक गहलोत सरकार के भावी स्टेप के बारे में आपको बता दें। हमने आपको जानकारी सबसे पहले दी थी और एक बार फिर से आपको अपडेट के साथ ही जानकारी दे रहे हैं कि 11-12 फरवरी को संसदीय सचिव बन सकते हैं। 4 से 5 विधायकों के नाम अब सामने आ रहे हैं और जो नाम सामने आ रहे हैं वो नए विधायक हैं। उनमें साफिया जुबैर, जैसे कि हमने आपको बताया था कि उन्हें इनाम मिल सकता है। रामगढ़ में वो चुनाव जीती हैं और 200 वो विधायक भी हैं। रफीक का नाम भी सामने है अथवा अमीन में से भी एक नाम संभव है। क्या वाकई में इनमें से कोई नाम हो सकता है? वही मीना कंवर को भी संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। नए विधायक होंगे जिन्हें ये मौका मिलेगा संसदीय सचिव बनने का मुख्यमंत्री के। वही विधायकों में मदन प्रजापति के नाम की भी चर्चा है। हालांकि सिर्फ ये चर्चा है और इस पर फीडबैक भी लिया जाएगा तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम दिग्गजों से, क्योंकि बहुत अहम जिम्मेदारी जो है संसदीय सचिवों की होगी। सीधा मुख्यमंत्री के साथ उनका कम्युनिकेशन होगा। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर किसके नाम पर मोहर लगती है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली की सियासत में भी एक खत बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ये नाम किसका है? दरअसल ये नाम है जुबैर खान का, जिन्हें एक अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। AICC में उन्हें प्रभारी जिम्मा मिल सकता है। बता दें आपको कि जुबैर खान NSUI में रहते हुए कांग्रेस में उन्होंने कई मुकाम हासिल किए हैं। अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, लेकिन उन्हें जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है, देखना होगा किस तरीके से अब उन्हें मौका मिलता है। वहीं आपको बता दें खाचरियावास वर्सेस मोहनलाल। अब हम इनका जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जयपुर शहर में ये सियासत का दंगल माना जा रहा है। मोहनलाल का मुकाबला खाचरियावास से है। खाचरियावास माने जाते हैं जयपुर के युवा तुर्क। काफी युवा उनके संपर्क में और जमीन से जुड़ा नेता उन्हें कहा जाता है, जबकि मोहनलाल गुप्ता हैं ओल्ड इज गोल्ड। गुप्ता के मुकाबले में खाचरियावास की ऊर्जा की यहां पर अब देखना होगा किस तरीके से चर्चा हो रही है, किस तरीके से दंगल उन आपस की ऊर्जा का होगा। विपक्षी शहर अध्यक्ष के नाते ऊर्जा ने यहां पर कमाल कर दिया था। पायलट के सच्चे सारथी खाचरियावास साबित हुए थे और उसका इनाम भी उन्हें मंत्री के रूप में मिला है। इसके अलावा मोहनलाल गुप्ता की स्ट्रैटेजी भी बहुत ज्यादा खास है। ओल्ड इज गोल्ड उनको माना जाता है और जिस तरीके से उन्होंने एक बैठक की थी, लंच यहां पर दिया था, वो भी बेहद दिलचस्प था। चलिए अब जयपुर से ही लोकसभा चुनावों को लेकर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल प्रवीण तोगड़िया की उम्मीदवार उतारने की तैयारी की खबर है। लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी के तौर पर वो उतार सकते हैं। राजस्थान में भी उम्मीदवार तलाश रहे हैं तोगड़िया। पॉलिटिकल फ्रंट पर दरअसल अब वो आना चाहते हैं। VHP से तो विदा हो चुके हैं प्रवीण भाई तोगड़िया, लेकिन अब किस तरीके की वो रणनीति यहां पर अपनाते नजर आ रहे हैं, आने वाली तस्वीर क्या होगी राजस्थान में, ये भी देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सचिन पायलट का यहां पर जिक्र करते हैं क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया, उसके बाद से बहुत सारी चर्चा हो रही है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि पायलट को याद रहेंगे रोटी, साग और दाल। दरअसल कल टोंक के दौरे पर थे सचिन पायलट। उनका विधानसभा क्षेत्र भी है। इस दौरान ठेठ ग्रामीण अंदाज में उन्होंने भोजन किया। एक खाट पर वो बैठे, उन्होंने रोटी खाई, दाल और साग, देसी बिल्कुल अंदाज में वो खाना खाते नजर आए। अब उन्होंने ट्विटर पर इस फोटो को पोस्ट किया। खुद पायलट ने इसे पोस्ट किया है। बाकायदा एक कैप्शन भी लिखा
कि हमेशा याद रहेगा मुझे। वाकई पायलट के इस देसी अंदाज ने टोंक का दिल तो जीत ही लिया है। प्रचार प्रसार के वक्त ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद और एक महत्वपूर्ण पद पाने के बाद, तो मुख्यमंत्री वो है, उसके बाद जब ऐसी तस्वीरें आती है तो चर्चा का विषय अपने आप बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जयपुर डिस्कॉम का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां से भी एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। दरअसल सरकार की जांच के दायरे में करीब 400 करोड़ के टेंडर है। इसमें डीटी मीटरिंग, स्मार्ट मीटर की खरीद से जुड़े भी टेंडर हैं। वही कैबिनेट सब कमेटी ने तीनों टेंडर की रिपोर्ट भी अब तलब कर ली है। तीनों टेंडर पर तत्काल प्रभाव से स्टे लगा दिया गया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये तीनों टेंडर जो है वो जारी हुए थे। डीटी मीटरिंग का सिक्योर कंपनी को टेंडर मिला है। वहीं स्मार्ट मीटर का जीनस को वर्क ऑर्डर दिया गया है। बता दें आपको कि कैबिनेट सब कमेटी के फैसले से आईटी विंग में अब खलबली मच गई है। ऐसी राम अवतार शर्मा की देखरेख में ये टेंडर हुए थे, लेकिन फिलहाल अब इस पर स्टे लगा दिया गया है। जांच के बाद ही अब आगे का जो वर्क ऑर्डर है वो उसको हरी झंडी मिलती हुई नजर आएगी कि आगे इसे लेकर क्या काम किया जाएगा। क्या टेंडर के अनुसार ही काम होगा, ये भी देखना होगा। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि राज्य की नई आबकारी नीति भी जारी कर दी गई है। अब इसमें क्या कुछ खास है बताते हैं। 1 वर्ष के लिए दरअसल ये आबकारी नीति जो है वो जारी की गई है, जिसमें देशी मदिरा अनुज्ञा पत्र समूह वार विशेषाधिकार राशि पर है। एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के अंतर्गत आवंटित इसे किया जाएगा। अंग्रेजी शराब के खुदरा अनुज्ञा पत्र हैं और दुकान पर निश्चित वार्षिक लाइसेंस आवंटित किए जाएंगे। इनमें भाग समूहों का निविदाएं जो है वो आमंत्रित कर बंदोबस्त भी किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर विभाग से प्रोजेक्ट के बारे में अब ब्यौरा भी मांगा जा रहा है। इसे लेकर भी एक अंदर खाने खबर ये है कि विभागों के जो ऐसे प्रोजेक्ट है या जो उसका काम है जिससे लेकर ये विवरण मांगा गया है, क्योंकि मार्च के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग रही है। ऐसे में बकाया जो उद्घाटन रह गए हैं या फिर किसी का कोई शिलान्यास करना है, उसे लेकर सरकार पूरा काम करना चाहती है। जाहिर सी बात है, जब इस तरीके के काम आचार संहिता से पहले हो जाएंगे तो हो सकता है कि आम जनता पर भी इसका सीधा प्रभाव जाए और प्रचार प्रसार में भी ये काम है। लेकिन फिलहाल आचार संहिता लगने से पहले पूरा ब्यौरा जो है, पूरा विवरण सरकार मांग रही है, ताकि इस काम को यानी कि उद्घाटन और शिलान्यास से जुड़े कामों को निपटा लिया जाए। वहीं आपको बता दें कि पिछली सरकार के अंतिम 6 महीने के निर्णयों की भी समीक्षा तो की जा रही है, लेकिन जब इसे लेकर बैठक की गई, समीक्षा करने के लिए खुद मंत्री शांति धारीवाल जब मौजूद थे, तब उनकी नाराजगी देखने को मिली। और यही नहीं, अधिकारियों को डांट फटकार भी लगाई गई, क्योंकि पूरी जानकारी वो नहीं लेकर आए। अन्य विभाग में संस्थाओं प्रशासनिक स्तर पर ये जानकारी उन्होंने मांगी थी। निर्णय जो तमाम पिछली सरकार ने लिए थे उसे लेकर जानकारी मांगी गई थी और उसी की समीक्षा बैठक फिलहाल चल रही है। और इसी बैठक में यही फीडबैक लिया गया था, लेकिन अब ये जानकारी भी बैठक में पेश नहीं करने के लिए कहा गया है। और इसी के साथ ही पॉलीक्रेसी डीएनए में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते देखिए टेढ़ी नजर क्या कहती है। वहीं ब्रेक के बाद जरूर देखिएगा हमारा स्पेशल प्रोग्राम 8 सिविल लाइन, मेरे सहयोगी विजेंद्र के साथ। नमस्कार।